नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल की तरफ से। अभी 2 दिन पहले फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट इशू किया गया था कि भारत को अभी 36 में से बाकी बचे हुए आखिरी रफेल को इसी साल की दिसंबर से पहले डिलीवर कर दिया जाएगा। वैसे ये जो रफाल फ्रांस के पास अभी मौजूद है, भारत की तरफ से ऑर्डर किए गए सबसे पहले रफाल में से एक है, यानी कि पहले जो रफाल बनाया गया था ये उन्हीं में से एक था और इसे अभी फ्रांस में भारत की तरफ से रिक्वेस्ट किए गए एडिशनल फीचर्स के साथ अपग्रेड करने के लिए रखा गया था। इसमें 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को किया जाने वाला था और इनिशियली इनकी टेस्टिंग करने के बाद इसे इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया गया था। बाद में सेम अपग्रेड्स को बाकी बचे हुए 35 रफेल में भी किया जाने वाला था, जिनको भारत में करने का प्लान किया गया था। इन सभी 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट में बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड शामिल थे, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि इसी बीच भारत की तरफ से अपनी रफाल में 2 और एडिशनल अपग्रेड को भी करने का फैसला किया गया, जिसका ओरिजिनल डील में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। अब इसके बाद फ्रांस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो इन शर्तों में राजी है और अभी इसके बाद भारत के डिमांड के हिसाब से अब से हमारे इंडियन रफाल में 15 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जब भारत की तरफ से रफाल को इंडियन क्लाइमेट और ट्रेन में टेस्ट किया गया या इस्तेमाल करना शुरू किया गया, तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें 2 एडिशनल सेंसर्स को इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया था, जो कि खास करके हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़रूरी होने वाले थे। तो उसके बाद दसॉल्ट की तरफ से भी इनको भारत के रफाल में इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया था। इन अपग्रेड्स को भी 2023 की शुरुआत से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा और भारत में मौजूद बाकी 35 रफेल्स को आने वाले 12 महीनों के अंदर ही फुली अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसमें पहले बताया गया था कि दसॉल्ट की इंडियन पार्टनर की तरफ से इन सभी अपग्रेड को किया जाएगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इनको अभी HAL की तरफ से अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगला अपडेट एक्सोस्केलेटन सूट्स को लेके। आप सभी ने देखा होगा जब भारत और चाइना के बीच फेसअप हुआ था और लगातार 2 सालों तक या उससे भी ज़्यादा समय तक फेसअप चला था, जो कि अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इन सभी में जो पीक पीरियड रहा था, जिसमें भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से जो तनाव था वो सबसे ज़्यादा हुआ करता था, यानी कि हर कोई एक दूसरे की स्ट्रेंथ को आउट परफॉर्म करने के लिए अपने डिप्लॉयमेंट को करने की कोशिश कर रहा था। तभी चाइना की तरफ से अपनी सोल्जर्स को एक नए तरीके की सूट्स को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था, जिसे हम लोग आमतौर पर एक्सोस्केलेटन सूट कहते हैं। ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं और इनके काम करने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो काफ़ी हद तक सेम होता है, जो कि इंसानों की काम करने की क्षमता को बेहतर करना होता है और बिना थके ज़्यादा समय तक हम काम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से एक इंसान अपनी पोटेंशियल से भी कई ज़्यादा लोड को इनकी मदद से कैरी कर सकता है या फिर उठा सकता है। इनको चाइना की तरफ से अपने सोल्जर्स को इस वजह से दिया गया था ताकि वो पहाड़ी की ऊंचाई में और तीखे चढ़ाई में चढ़ सके और अपने साथ लॉजिस्टिक को ले जाके अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाए, क्योंकि लद्दाख में ऐसे कई रीजन थे जहां पर गाड़ी के या घोड़े के मदद से भी सामान को ले जाना काफ़ी मुश्किल था। अब नॉर्मली लद्दाख में जहाँ पर कोई रेगुलर बॉर्डर पोस्ट मौजूद नहीं होते थे, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करना एक बहुत ही मुश्किल काम होती थी और सोल्जर्स के लिए इतनी ऊंचाई में चढ़ पाना या लो ऑक्सीजन एरिया में जाके ज़्यादा हेवी लोड को करना या हेवी वर्क को करना आसान काम नहीं होता था। तो इसी वजह से चाइना की तरफ से ऐसे ही सूट्स की मदद से उनकी ताकत को एनहांस करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद भारत की तरफ से भी ऐसे ही सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जाने लगा। और अभी बताया जा रहा है कि DRDO और न्यू दिल्ली की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसका नाम टाइम ट्रूथ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, उनके बीच में एक ऐसे MOU को साइन किया गया जिसके अंदर वो अभी एक्सोस्केलेटन सूट्स को डेवलप करने वाले हैं। इसे अभी TDF स्कीम के अंदर डेवलप करने की बात किया जा रहा है, जिसमें DRDO की तरफ से भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को ऐसे हाईटेक इक्विपमेंट को डेवलप करने में और मैन्युफैक्चर करने में मदद करने वाला है। DRDO की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी प्राइमरीली जिन एक्सोस्केलेटन सूट्स को डेवलप किया जा रहा है, इनको हमारे जवानों की फिजिकल स्ट्रेंथ को एनहांस करने की या फिर किसी भी हैवी लोड को कैरी करते वक्त बैक और जॉइंट इंजरी से सेफ रखना इनका काम होने वाला है। टाइम ट्रूथ के मुताबिक जिन एक्सोस्केलेटन सूट्स को अभी डेवलप किया जाने वाला है, ये हमारी जवानों की लोड कैरिंग कैपेसिटी को लगभग 100 kg तक एनहांस करने वाला, यानी कि अगर एक जवान अभी 20 kg तक की लोड को कैरी कर पाता है तो इन स्केलेटन सूट की मदद से वो आसानी से 120 kg तक की लोड को कैरी कर पाएगा और ये सूट्स लगातार 8 घंटे तक ऑपरेट किए जा सकते हैं। इनको अभी लाइट वेट मेटल्स, हाइब्रिड एक्चुएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एफिशिएंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके डेवलप करने की बात किया जा रहा है।
अगला अपडेट भारत की मिसाइल टेस्टिंग को लेके है। आप सब जानते हैं कि इस महीने भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नहीं बल्कि कई नोटम वार्निंग को इशू किया जा चुका है, जिसमें हमने हमारी अग्नि प्राइम सीरीज की मिसाइल से लेके हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 2 मिसाइल को भी टेस्ट कर लिया है। लेकिन इसके बाद चाइना की तरफ से अपनी स्पाई शिप को इंडियन ओशन रीजन में भेजने की बात सामने आई थी। इस शिप का नाम युआनवांग 6 था और इसको सुंडा स्ट्रेट से होते हुए इंडियन ओशन रीजन में आते हुए स्पॉट किया गया था। इसके तुरंत बाद ये कहा जाने लगा कि वेसल अभी खास करके भारत की मिसाइल टेस्टिंग को चेक करने के लिए भेजा गया था और इसके बाद भारत के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से भी सुनने को मिला था कि शायद भारत को अपनी मिसाइल टेस्टिंग को थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि जो चाइनीज स्पाई वेसल हैं वो खास करके इन्हीं को ट्रैक करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में आए हुए हैं, जो कि हालांकि डीप सी में मौजूद है। लेकिन अगर वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 100 से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी रहते हैं तब भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि हम लोग चाहकर भी वहां पर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि अभी चाइना की तरफ से अपनी एक और स्पाई शिप को भी इंडियन ओशन रीजन में भेज दिया गया, जिसका नाम युआनवांग 5 है। पर इसके बावजूद भी भारत की तरफ से एक फ्रेश नोटम वार्निंग को इशू कर दिया गया, जिसे बे ऑफ बंगाल के ऊपर 23 और 24 नवंबर के बीच इशू किया गया और ये वार्निंग लगभग 2200 किलोमीटर की दायरे के ऊपर इशू किया गया, जिसमें उम्मीद है कि शायद भारत यहां पर कोई अपनी नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करने वाला है और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस अग्नि 1 प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग को लेके होने वाली है। लेकिन फिलहाल जब तक टेस्ट नहीं किया था और डीआरडीओ की तरफ से अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इसको लेके डिटेल प्रेस रिलीज को इशू नहीं किया था, तब तक ये बताना संभव नहीं है कि आखिरकार कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। लेकिन ये बात अभी पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि भारत को फर्क नहीं पड़ता कि चाइनीज स्पाई शिप अभी इंडियन ओशन रीजन में मौजूद है या फिर बे ऑफ बंगाल में मौजूद है, और हम उनकी डर से टेस्टिंग को रोकने वाले नहीं हैं। और ऊपर से अगर देखा जाए तो एक तरीके से भारत अभी अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर चाइना की स्पाई शिप अभी भारत के करीब आने की कोशिश करते हैं तो इंडियन मेनलैंड से काफी दूर रहकर भी हम उनको निशाना बना सकते हैं। यहाँ तक कि जिन मलाका स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट से होते वो लोग इंडियन ओशन रीजन में आए थे, हम वहां पर भी उनको टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।